Assalamu alaikum and a very good morning to all of you और it's a very good morning. The only thing is कि आज थोड़ा सा कुछ एक पता नहीं आज सुबह से जब मैं उठा हूँ तो दिल अजीब सा परेशान सा था, उदास सा था, तकलीफ सी थी दिल में एंड ऑफ कोर्स बाबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने कोई ज़्यादा हेल्प नहीं किया बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद इट हैज़ एडेड फ्यूल टू इट. रीज़न इज़ बाबर ने जो कुछ कहा है अब वो सच है या गलत है ये बिल्कुल नहीं पता है. लेकिन एक बात ज़रूर है, बाबर आजम हमारा प्लेयर है, हमारा कप्तान है और सबसे बड़ी बात ये कि ही इज़ इमेंसली टैलेंटेड और टैलेंट जो है वो बाबर का किसी से ढका छुपा नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम इज़ आई थिंक, और ये मेरा टेक है, आप इससे एग्री करें या नहीं करें ये आपका प्रोगेटिव है. मेरा टेक ये है कि आपको इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए. एटलीस्ट यू शुड वेट अंटिल द वर्ल्ड कप इज़ ओवर. अंटिल द वर्ल्ड कप इज़ ओवर. जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप ये करें. बिकॉज अब क्या हुआ है, अब आपके डिफरेंसेस का सबको पता चल गया. देखिए, चाहे ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. चाहे लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की है या नहीं की है, जाहिर है जब तक वो इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं होंगी, बिकॉज इट रिमेन्स एन एलिगेशन. लेकिन अगर ऐसी कोई बात है भी तो अब आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि टीम पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में एक साथ नहीं है. टीम पाकिस्तान जिस पर हम इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, लिटरली मुझे आज तक, और ये मैं बाबर को डायरेक्टली कह रहा हूँ, बाबर आप ये बात समझ लें, और आपको ये समझ, मुझसे ज़्यादा आपको समझ है क्रिकेट की, तो आपको डेफिनेटली हमसे ज़्यादा समझ है, लेकिन आप ये बात समझ लें कि लोग आपके साथ खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं. आप अफ़गानिस्तान से खेल रहे हैं, आप पाकिस्तानियों के दिल के जज्बात को अगर समझ सकते हैं तो इतना जान लीजिए कि इवन अफ़गानिस्तान से हारने के बाद भी हमने सिर्फ एक बात कही है कि अगर टीम पाकिस्तान दिल के साथ खेलेगी, पूरे हिम्मत के साथ खेलेगी, तो कोई वजह नहीं कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके. दिस इज़ हाउ मच वी ट्रस्ट इन यू एंड वी आर स्टैंडिंग विद यू. लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि पूरा पाकिस्तान आपको बैक करता है. आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर कि जी सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, उसने क्यों किया है, कैसा किया है, किन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया है, किन को नहीं किया है, ये मेरी जगह नहीं है कहने की. लेकिन मैं बाबर से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबर, नाकामियाँ आती हैं, डोंट वरी अबाउट इट. यू आर यंगर टू मी. मैं ऑनेस्टली आपसे कह सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नाकामियाँ देखी हैं. एवरी डे आई गेट अप एंड आई फेस सो मच दैट इज़ अनरियल. अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में देखते हैं. आप वर्ल्ड के जिस स्टेज पे हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका दुनिया को सामना करना, वो अपनी जगह है. लेकिन यही चीज़ें आपको बड़ा करेंगी, यही चीज़ें आपको बड़ा बनाएंगी, यही प्रेशर्स आपको बड़े बनाएंगे. आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखो. हमें खुशी होती है जब हम आपका रिकॉर्ड देखते हैं, हमें खुशी होती है जब हम आपको खेलते हुए देखते हैं. आई लव यू ब्रदर. लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि आपको, मेरे ख्याल में, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करनी भी थी तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कप के बाद करनी चाहिए थी, अभी नहीं. अभी तो टीम पाकिस्तान के बारे में सबको पता चल गया. एवरीवन नोज़ कि हमारे दरमियान डिफरेंसेस हैं. आपको एक और बात बताऊं, 4 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया और एक बच्ची ने मुझे बोला, एक खातून ने बोला कि हम आयत करीमा पढ़ने लगते हैं जब पाकिस्तानी टीम खेलती है. दिस इज़ हाउ मच वी लव यू. This is how much we love you. एक टेलीफोन कॉल है. Let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कॉल मिला ही है. मैं फवाद मुस्तफा बात कर रहा हूं. कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी अलग. अच्छा फवाद, मुझे ये बताइएगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहते हैं? आई एम सो सॉरी कि दिस इज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी आर कॉलिंग यू, तो प्लीज़ बताइएगा थोड़ा सा. नहीं, किस बाबर के हवाले से बात कर रहे हैं? बाबर के हवाले से. देखिए, बाबर के हवाले से या ओवरऑल वर्ल्ड कप में जो कुछ अभी हुआ है, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि हम एक तो किसी भी शख्स को जब तनकीद का निशाना बनाते हैं तो हम सारा कुछ मलबा किसी एक आदमी पे गिरा देते हैं. ट्रू. हम कल, मैं बात कर रहा था शो में अपने कि हम अफगानिस्तान से हारे हैं, तो ये पहले नहीं हुआ है. हम आयरलैंड से भी हार चुके हैं, बांग्लादेश से भी हारे हैं. ट्रू. वर्ल्ड कप में ही. और जो हम अफगानिस्तान से हारे हैं, तो अफगानिस्तान इससे पहले इंग्लैंड को भी हरा चुकी है. True. और अफगानिस्तान को हम कतई तौर पे हम नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका को मार चुकी है. हम उस कैटेगरी में नहीं रखते. हम पहले भी अफगानिस्तान से जो मैचेस या सीरीज खेले हैं तो वो काफी करीब आ गए थे हमें हराने के. साथ साथ उनकी टीम जो है कोई ऐसी कमजोर टीम नहीं है. उनके प्लेयर्स दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं और वो काफी मैच्योर और अच्छी टीम है. आप बुरी क्रिकेट जरूर खेले, लेकिन ओवरऑल इट्स अ टीम गेम. मैं हमेशा से बात करता हूँ, टीम गेम में इंडिविजुअल पे
आप सारा मलबा नहीं डाल सकते। क्रिकेट एक टीम गेम है, कोई एक आदमी ना अकेले जिता सकता है ना अकेले हरा सकता है। ट्रू। साथ साथ बात ये है कि हम अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, हम बहुत जल्दी में होते हैं। वो गुस्सा गलतियां हमसे भी, मैं भी एक एनालिस्ट हूँ, हमसे भी बात हो जाती है, लेकिन हमें ये लिहाज रखना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है जो हम क्रॉस ना करें, वो हम भूल जाते हैं। अच्छा भूल फाद, जाते हैं एक कि एक एक सवाल मेरा आपसे है। अब यू नो आई ऑनेस्टली बिलीव व्हाटएवर यू हैव जस्ट सेड, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, आई थिंक। लेकिन एक सवाल मेरा ज़रूर है कि क्या हमको अपने डिफरेंसेस को, चाहे हमारे ड्रेसिंग रूम में कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, क्या हमको उसको पब्लिक करना चाहिए? दैट्स मैं आई लव बाबर आजम, वी सपोर्ट देम, वी सपोर्ट टीम पाकिस्तान, लेकिन प्लीज़ मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि हम डिफरेंसेस को इस तरह से पब्लिक करें, वो ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अगर वर्ल्ड कप की बात करते तो क्या ये बेहतर नहीं होता? मेरे ख्याल से डिफरेंसेस को या इस चीजें बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी अंदर की बात होती है वो अंदर रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं होनी चाहिए। वो बहुत ही एक गलत चीज है। कहीं भी, किसी भी इदारे में हो या कहीं भी हो, जो आपकी बात है वो मतलब बाज़ औक़ात तो आप अगर काम भी छोड़ दें या टीम का हिस्सा भी ना रहें तो भी आप जिक्र ना करें तो बेहतर रहता है कि जी आप जो अंदर की बात है वो अंदर की बात है, चाहे वो टीम की बात है जहां आपने काम किया है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए कतई तौर पे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इससे क्या तासुर क्या मिला है बाहर क्या तासुर मिला? एंड एक बहुत वाइटल मैच है जो हम खेलने जा रहे हैं 27 तारीख को, व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड इट्स डू एंड डाई सिचुएशन। तो यू टेल मी कि क्या उससे पहले हमको इसको रिजॉल्व करना चाहिए, और अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो क्या असर क्या पड़ेगा टीम पे? अच्छा देखिए शायद मेरा ना इसमें कहना यह है कि हमारा ना ये कोई नई चीज नहीं होती। असल में होता यह है कि हमारे इदारे कमजोर होते हैं। जहां तक क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करूं, एक एक हफ्ते दो हफ्ते में जब चेयरमैन चेंज होते हैं और इदारे कमजोर होते हैं तो इस किस्म की चीजें होती हैं। उसकी वजह ये कि इदारे ने टीम को चलाना होता है। आप देख लें ज्यादातर जो कमजोर इदारे हैं उनकी टीमें ऐसे ही खेल रही हैं। आप अपना देख लें, बांग्लादेश भी वही हाल है, श्रीलंका में भी क्रिकेट बोर्ड का यही हाल है। तो आप वो सारी टीमें नीचे आ गई हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, होल्ड नहीं है। अगर आप ये बात कर दें कि जी टीम एक ही आदमी बना रहा है या उसकी मर्जी चल रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उन सब चीजों में ना जब आप हारते हैं ना तो फिर उसका होता ये कि फिर हर बंदा हर बात बोलने लगता है और हर आदमी अपने आप को बचाने लगता है। जो स्ट्रॉन्ग कैप्टन होता है ना, वो सारा कुछ प्रेशर अपने ऊपर लेता और बात बाहर नहीं लाता। ट्रू। कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब साथ हैं, आप आखिर तक जाते हैं। आपका कैरेक्टर ही हार में पता चलता है, जीत में तो हर बंदा खुश हो रहा होता है। आपका सही कैरेक्टर पता चलता है कि जब आप हारते हैं, एज अ नेशन, एज अ टीम, एज एन एनालिस्ट, हर लिहाज से। वंडरफुली पुट। हार को बर्दाश्त करना बड़ी बात है ना। जीत पे तो हर बंदा ही आके आपको शाबाशियां देगा, बातें देगा। वो बदकिस्मती से हम अभी तक मतलब इस पूरे खित्ते में ही लोग डेवलप नहीं कर पाए। तो वो एक ऐसी चीज है जो हमें लर्न करनी चाहिए। फहद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर यू नो बीइंग विद अस अगेन। बाबर, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैं, ब्रदर वी आर विद यू, ऑनेस्टली वी आर विद यू। हम पूरे पाकिस्तान के साथ हैं। मुझे नहीं पता क्या डिफरेंसेस हैं टीम में, कि कौन किसके साथ डिफरेंसेस हैं। हम जब भी अपनी वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, तुम यकीन मानो इट डजंट रियली मैटर टू अस। मैं तुम्हें अपनी एक बहुत पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ। आई नो मिरेकल्स जो होते हैं बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। मैं तुम्हारी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी, एज अ फ़ैन ऑफ टीम पाकिस्तान, एज अ सपोर्टर ऑफ टीम पाकिस्तान। मैं तुम एज अ पाकिस्तानी मैं तुम्हें दिल से दिल की बात कर रहा हूँ बाबर। यार फ़र्ज़ करो कि एक बॉल रहती है और हमें 10 रन दरकार है और हमें पता है कि ये नहीं हो सकता। तुम यकीन मानो स्टिल यहाँ से हम बोलते हैं कि इट शुड हैपन। आई नो इट्स नॉट गोना हैपन, बट इट शुड हैपन। इट डजंट रियली मैटर यार, जस्ट अ गेम। मैं तुम्हारा रिकॉर्ड देखता हूँ, मैं कोहली का रिकॉर्ड देखता हूँ, और मैं बहुत जेन्युइनली ये सोचता हूँ कि यार तुमको बहुत आगे जाना है, बहुत। यू आर बेटर देन ऑल दिस, यू आर बिगर देन ऑल दिस। और अभी फवाद से जो मेरी बात हुई है, बड़ी सही बात उन्हें कही, कैरेक्टर पता चलता है हार के अंदर। मेरी बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अपने डिफरेंसेस को आप अपने ड्रेसिंग रूम में ही हल करें, उसको बाहर दुनिया को मत बताएं। दुनिया को बताइए कि हम इकट्ठे हैं। यार हमने बहुत कुछ खोया है, हमने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को खो दिया, इन्हीं प्रेशर्स के ज़रिए खो दिया, इन्हीं डिफरेंसेस के ज़रिए खो दिया। और मैं अपनी पूरी टीम से भी यही कहता हूँ, कप्तान का साथ दें, आगे आएँ, बैठें, मिल के बैठें, अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करें,
पाकिस्तान नीड्स यू। हमारे पास खुशियाँ रही कहाँ, स्पोर्ट्स रहा कहाँ, स्क्वाश हमने ख़त्म कर दिया, हॉकी हमने ख़त्म कर दी, ले दे के क्या रह गया? एक क्रिकेट रह गई है जिस पर हम इकट्ठे होते हैं। हमारा दिल तुम लोगों के साथ धड़कता है, वो शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ़ हो, वो रिजवान हो, वो सऊद शकील हो, वो बाबर आजम हो, वो कोई भी हो, हमारा दिल तुम लोगों के साथ धड़कता है यार, तुम लोगों के साथ धड़कता है। डजंट रियली मैटर। ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, टू टीम पाकिस्तान, प्लीज़ अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करो। एज अ पाकिस्तानी आई एम रिक्वेस्टिंग, और मेरे साथ हमारी ये पूरी कौम खड़ी है। और ये गाना नहीं है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। दिस इज, वी लव यू नो मैटर व्हाट वी लव यू। we literally feel कि पाकिस्तान कैन एक्सेल इन दिस वर्ल्ड कप। इवन नाउ वी फील दैट वी कैन एक्सेल इन दिस वर्ल्ड कप। हम अब भी जा सकते हैं आगे। आई नो तुमने प्रेशर लिया होगा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम एंड दैट्स इट। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद शो को शुरू करते हैं। बस बाबर, जस्ट रिमेंबर दिस, वी लव यू, वी लव टीम पाकिस्तान, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू प्ले योर बेस्ट गेम। पूरी टीम से कह रहा हूँ, अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करें, एंड यू नो, एंड जस्ट गो एंड जस्ट डू योर बेस्ट। हार या जीत अल्लाह ताला देखता है। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, होता क्या है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपने बालों की हिफाजत कैसे की है। ट्रस्ट मी, बड़ी मुश्किल लगी है। और अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जब वो आपसे, और आज का ये पूरा शो जो होगा, वेल एक्चुअली नॉट पूरा शो बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये शो जो होगा इसमें हम बालों के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके बाल कम क्यों हो जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स डिस्कशन करेंगे कि आपके बाल घने कैसे किए जा सकते हैं। सो इमेजिन दिस, कि अगले आवर में आपको ये पता चल सकता है कि अगर आपको बालों का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें हमारी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं डॉक्टर वजीहा अशर साहिब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जवेरिया महमूद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इरम नईम साहिबा हैं, हर्बलिस्ट हैं एंड होम एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। डॉक्टर साहब, ये बताइए, बालों के साथ मसला क्या है? आई मीन, क्या बाल मौसमी होते हैं या मतलब हेरिडिटरी होता है, जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अचानक से पता चलता है कि आपके बाल कम हो रहे हैं, वजह क्या होती है? Basically, hair fall and hair loss. These are two different things. ओह अच्छा। Hair fall में ये होता है कि आपके बाल गिर रहे हैं, लेकिन that is They're coming reversible. That is reversible. आप Okay. उसको कुछ ट्रीटमेंट्स के साथ, कुछ केयर के साथ आप रिवर्स कर सकते हैं। Okay. लेकिन जो हेयर लॉस है, उसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो तो जेनेटिक्स है। जो Okay. मेल पैटर्न में, अगर हम मेल्स की बात करते हैं, Okay. तो वो जो मेल हेयर लॉस है, दैट इज़ जेनेटिक। ओके। जो फीमेल है उसमें रीजंस डिफरेंट होती हैं, उसमें हार्मोनल होता है, डैमेजिंग होती है, देयर आर मैनी रीजंस। आजकल जो बहुत ज़्यादा सर्टेन ट्रीटमेंट्स हैं, ग्रूमिंग ट्रीटमेंट्स हैं, उसकी भी वो भी एक बड़ी वजह है, जिसमें फीमेल हेयर थिनिंग और हेयर फॉल की तरफ जाता है, हेयर लॉस की तरफ नहीं जाता। Okay. हाँ, सर्टेन डिजीज़ हैं जो फीमेल हेयर लॉस करवा सकती हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। वो तो फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाते लेकिन इन दिनों मैंने देखा है, एंड वो डिस्कसिंग, इन दिनों मैंने देखा है कि पहले बाल थोड़े से कम जाया करते थे, अब आजकल बहुत ज़्यादा जाने लगे, बहुत सारे लोगों को जाने लगे, ख्वातीन भी और मर्द भी, दोनों ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी थिनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वजूहात क्या हैं? व्हाट डू यू थिंक? इसकी वजूहत देखें, जिससे हमारा फूड का, खाने पीने का सिलसिला जो है वो डिफरेंट हो गया है। नहीं, कैसे? पूरा मुल्क खा रहा है, वो खा रहा है, 76 लेकिन साल किस से तरह खा रहा है। आप ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी का कुछ भी खा जाते गलत हैं। किया ना। मैं आपको बता रहा हूं, किसी का कुछ भी खा जाते हैं। और अच्छा, हमारे खाने के साल होते हैं, 3 साल इनके हैं, 3 साल उनके हैं, फिर 5 साल उनके हैं, फिर 3 साल उनके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब लेकिन वो भी गंजे हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह से प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और खाने का मेरा कहने का ये है कि बच्चे आजकल, जैसे हम लोग फ्राइड चीज़ें बहुत खाने लग गए, नहीं, बहुत ज़्यादा। वाकई? हाँ, जैसे कब हुआ पराठे, ये? जैसे कि चिकन फ्राइड है, जैसा कि, अच्छा देखिए, जब पहले हम पराठा खाते थे देसी घी में खाते थे, अच्छा। अब हम खाते हैं ऑयल में। वो फैट जो है वो कहाँ जा रहा है? हमारी बॉडी में जा रहा है ना हमारे। अच्छा, फिर बाय द टाइम अच्छा, मैंने किसी से पूछा था जी, मैंने कहा यार तुम मिलावट क्यों करते हो? तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और कहने लगे मुझे जीने का कोई हक नहीं है क्या? अच्छा, सीरियसली? एग्जैक्टली, जीने का तो उन्हें भी हक है, लेकिन जीने दो भी तो। हाँ, एग्जैक्टली, जियो भी और जीने भी दो। जियो, जीने दो भी। कैसे जीना है ये बताएं ना। अच्छा जी, आप बताइए कैसे खाना है कि बाल गिरना बंद हो जाए? आपके बाल बहुत अच्छे माशाल्लाह। हाँ, या आपकी एक हमेशा जैसे पर्सनल हाइजीन होती है ना, कि इंटरनल केयर होती है, कि एक्सटर्नल होती है, हेयर की भी ऐसी केयर होती है
एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। इंटरनल हम मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी के साथ करते हैं, Okay. लाइक के प्रोटीन, कैलोरी, मेल न्यूट्रिशन। आपको पता है कोई भी अगर इंसान, कोई लड़की या लड़का ऐसे मतलब मेरे पास कोई पेशेंट ही बनाए आते, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बोलती हूँ कि आप अपना वाइटामिन्स का टेस्ट करवाएं, जिसमें आपका माइक्रो मिनरल्स जो है, आपकी कोई वो डेफिशिएंसी तो नहीं है। कभी कभी बॉडी आपकी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंट होती है, उसकी यानी किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स प्रोवोक होती हैं, इट लीड्स टू द मैसिव हेयर loss. फॉल, Okay. हेयर फॉल, हेयर लॉस और समथिंग। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि इलाके का फ़र्क है। केपी के हो गया, फिर सिंध हो गया, पंजाब हो गया, पानी का भी फ़र्क है, आप जिस पानी से नहाते हैं। अगर हम इसको मेडिकल हेल्थ पॉइंट से बात करें तो बायोटिन एनरिच फूड्स, एक देसी खुराक, उसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट में योगर्ट के साथ सीड्स लेना मत भूलें। कलवंजी, फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज ओमेगा 3 एनरिच्ड होते हैं। मतलब बीइंग लाइक अ यंग फीमेल और बीइंग लाइक अ ओल्डर फीमेल्स और मेल्स, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि अपना जो ब्रेकफास्ट मील है उसको मत भूलिए, Skip ना करें। स्किप ना करें। ब्रेकफास्ट आपको करना बहुत जरूरी बहुत है। अच्छी तरह से करें। उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आपके माइक्रो मिनरल्स, कैल्शियम, हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। मतवाज़न ग़िज़ाई एक हमें कामयाब मुआशरा और सेहतमंद मुआशरा बनाती है। अच्छा, वो क्या किया जाए कि अगर महंगाई बहुत है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकें? बिकॉज मैं रेडियो करता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, हाँ एक जी। कॉल मुझे आई थी, इट वाज हॉरिफाइंग, और उसने कहा भाई मेरी बेटी ने अंडा मांगा था, मैं वो नहीं खरीद सकती। Exactly. एंड दिस इज एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद आज हम आपको कुछ ऐसी तरकीबें बताएंगे, आप घर बैठ के अपने बालों की हिफाजत कर सकते हैं। लेट्स टेक दैट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, आपका नाम सर? शिराज। शिराज, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट से? मेरा सवाल ये था कि अभी बाल जो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, वो तो मतलब तकरीबन 60% तो बचे हुए हैं, बाकी जो 40% गिर चुके हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो बाल गिरते हैं उनको कैसे बचाया जाए। अच्छा, ये एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? मेरी है 37। 37। ऑलराइट, मैं कहता हूँ 70 में अगर 60% जा चुके हैं तो कोई 37। अच्छा, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब, So basically, जैसे ये बता रहे हैं कि 40% हेयर लॉस है। आप इनसे बात कर सकती हैं if At you the age want. of 30. Okay, I am हाँ, talking to him. you can. Sorry, his name. All right, आपका नाम? चले गए वो, आई थिंक। कोई बात नहीं, आप बात। So basically, I was telling कि जैसे 40% already जा चुके हैं at the age of 37, तो that means कि he has genetic traits. Okay. लेकिन 40 अभी आजकल तो जो देखने में आ रहा है 20s में, अर्ली 20s में मैंने देखा है 80% हेयर लॉस भी देखा है, 60-70%, बिकॉज वो जेनेटिक्स थोड़ी सी सुपर इम्पोज होगी ड्यू टू द कंडीशंस जो आजकल चल रही है। लेकिन इन हिज केस आई एम श्योर वो जेनेटिक ट्रेट होगा जो 40% चले गए। और जैसे ही आपको, अगर आपको पता है कि आपके जेनेटिक्स के अंदर हेयर फॉल का आपके अंदर जीन है, आपके फादर, आपके पेरेंट्स, सम ऑफ दैम, अगर उनके अंदर हेयर लॉस है तो आपको बहुत अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ चला जाना तो चाहिए। यही पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से बचाया जा सकता है? ट्रीटमेंट बेसिकली इनिशियल ट्रीटमेंट्स के अंदर हम इसको देखते हैं, बहुत सारी मेडिकल थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें PRPs हैं, PRFs हैं। उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन लेवल तो फिर हमें हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी या हेयर रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। ओके, अच्छा, ये जो बात कर रही हैं ये याद रखिए कि हेयर रिस्टोरेशन सर्विस जो ट्रीटमेंट्स हैं वो EFUs होते हैं, ग्राफ्टिंग होती है, और आप पाकिस्तान में उसका इलाज बहुत अच्छा है, बहुत आराम से किया जा सकता है। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा, वो लाइन कट गई। अच्छा, होम रेमेडी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लगाने से कुछ बेहतर हो सकते हैं बाल? जी देखिए, ये अक्सर यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं, तो उसकी वजह से भी हेलमेट लगाते हैं, गर्मी होती है, बाज़ औक़ात इनके सर पे दाने भी निकल आते हैं, तो उसके लिए ख्याल करना चाहिए इससे पहले कि आप बिल्कुल गंजे होने पे आ जाएं और आपके बाल बिल्कुल गिरने पे आ जाएं, तो अपना हेलमेट भी ज़रूरी है। ये कह दीजिए, वरना वो हेलमेट पहनना छोड़ देंगे। और लेकिन ये और वो जो कोई रोकेगा ना, कहेंगे मेरे सर पे दाने निकले हुए थे इसलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना। मैडम ने बताया था। हाँ मैडम, और आपका नाम आ जाएगा पूरे पाकिस्तान में, एक तहरीक चलने लगेगी। इरम बाजी ने कहा था कि हेलमेट नहीं पहनना है क्योंकि दाने निकल जाते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए मैं जल्दी से इसी साइड पे आ रही हूँ कि नहीं, हेलमेट आप जरूर पहनिएगा, लेकिन उसके साथ नीचे आप एक कॉटन का कपड़ा बांध लें, बडाना टाइप बांध लें, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इन्होंने बताया, अपनी ट्रीटमेंट्स का मेडिकली ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। जैसे कि आजकल हालात जा रहे हैं, तो हम सबको अपनी सेहत का ख्याल डॉक्टर के पास जाने से पहले करना है।
पहले से प्रिकॉशन करनी है, पहले से ख्याल रखना है, जिससे कि वो अंडा जो हम डॉक्टर कहे कि अब आप खाओ और मुश्किल हो, वो पहले से खाना शुरू कर दें। पहले से अपनी हम बायोटीन जिससे से जो विटामिन हैं, विटामिन वो लेना शुरू कर दें। विटामिन बिल्कुल सही। 7 जिसमें आती है अच्छा, बालों की हिफाजत और तरीके से भी की जाती है। एक मैं टेलीफोन कॉल ले लूं, जी, फिर आपकी बिल्कुल। तरफ आता हूं और आपकी तरफ आता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? जी अनम। नाराज हैं आप? जी नहीं, क्यों? मतलब बहुत सिंपल से जवाब दे रही हैं आप। अच्छा, ये बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको बालों का? जी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। आपके बाल बहुत झड़ते हैं। क्या उम्र है अनम आपकी? जी मेरी 19 साल उम्र है। 19 साल उम्र है। 19 साल उम्र है। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, अभी आप फोन पर रहिएगा, मैं तीनों एक्सपर्ट से कहता हूँ, वो आपसे पूछेंगे। पहले आप आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम, इनके खाने के बारे में पूछें, क्या खाती हैं ये। मुझे ये बताइए कि आपकी ग़िज़ा में मतलब नट्स का इस्तेमाल आप करती हैं, लाइक आलमंड्स और कैश्यू नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता और मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं आप? नहीं नहीं, इस तरह की चीजें नहीं। अच्छा, एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज़रूरी है ना। और आपकी नींद पूरी है? तकरीबन 8 से 10 घंटे नींद है डेली आपकी? जी जी, नींद मैं करती हूँ बहुत और ज़्यादा। पूरी हमारी कौम की पूरी नींद है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो सोई उसका भी है। वो फिक्र नहीं, नींद। जी, नहीं, आप कभी कुछ- कभी नींद पूरी ना भी हो तो भी आपके हेयर स्ट्रेस इफेक्ट होता होते हैं। है, बाजू का कोई स्ट्रेस ऐसा होता है और कुछ ऐसा हुआ कोविड के बाद और जो डेंगू के बाद भी असरात हैं, उससे भी बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए अच्छा, बेस्ट बट शी इज 19 इयर्स ओल्ड, 19 साल की है जी वो। बिल्कुल। इसके नहीं, लिए कभी कभी जो फर्स्ट 10 इयर्स की न्यूट्रिशन होती है वो नेक्स्ट 10 इयर्स पे ओह। बेस करती है। बच्चे जो बचपन में मटर निकाल देते हैं, गाजरें निकाल देते हैं, दूध का ग्लास नहीं पीते, ये क्या है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको नेक्स्ट 10 इयर्स पे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो बच्चों को बचपन से मतवाजन ग़िज़ा की आदत होनी चाहिए, ना कि जंक फूड की। तो इसी तरह से अगर ये थोड़े से कोई अपने ऑयलिंग चेंज कर लें, जो ऑयल लगा रही हैं, जैसा कि सर्दियों के ऑयल डिफरेंट होते हैं, गर्मियों में डिफरेंट होते हैं। तो सर्दियों में जिस तरह से ऑलिव ऑयल और ये इसका नारियल का तेल आप मिक्स करके लगा लें, और सर्दियों में आप अब जब टाइम आ रहा है, वैसे भी पतझड़ जब होता है, जब तो बाल fall वैसे show, गिरते तो हैं। वैसे भी बाल जरूर fall में। गिरते हैं। नहीं, जिनकी तो न्यूट्रिशन उनकी- अच्छी है उनके नहीं गिरते। बस। नहीं, हमें पता Very नहीं nice. चलता, लेकिन गिर रहे होते हैं वो। कुछ दिनों बाद समझ आती है कि हाँ, हमारे बाल कुछ गिरे हैं। लेकिन ये कि जब आप वॉश करने लगें और आपके हाथ में बाल आते हैं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस दुख से निबड़ने के लिए पहले आप ऑयलिंग करें, हल्की से अपने बालों को मसाज और ये करके। बहुत अच्छी बात है कि आपके हाथ में आपके अपने बाल आ रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपके बाल अगर किसी और के हाथ में आ जाएं तो ये बहुत मसला हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और शादीशुदा लोग परहेज करें, क्योंकि आपके बाल कभी भी आपकी जो बेटर हाफ है उसके हाथ में आ सकते हैं और मसाइल हो जाएंगे आपको। जी, सो बेसिकली शी इज़ टू यंग। टीनेजर के अंदर जैसे कि देयर आर अदर फैक्टर्स, जैसे इन्होंने बताया कि डाइट और अदर ट्रीटमेंट्स हैं, ऑयलिंग है, लेकिन जो मेन एलिमेंट टीनेजर्स के अंदर आता है वो आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी इज़ द लीडिंग कॉज इन द अर्ली यंग टीनेज फीमेल्स फॉर द और हेयर उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। उसी की ही वजह से मेनली 90% ऑफ द केसेस आयरन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज इन द टीनेज फीमेल हेयर लॉस। और फिर प्रोटीन, एक और कैलोरी, मेलन्यूट्रिशन टू। डन, एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? परवीन। परवीन, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और जी परवीन, बालों के सिलसिले में कोई सवाल है? हाँ जी, मेरी बेटी है 8 साल की, उसके ना सर में बहुत दाने हैं और बाल बहुत गिर गए हैं। कितने साल की बेटी है? 8 साल की है। 8 साल की। ओके डॉक्टर साहब, विल स्टार्ट विद यू। ऑलराइट, सो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इनकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होगी, लेकिन फॉर आप पूछ सकती हैं अभी। ओके, ऑलराइट, तो आप मुझे बता सकती हैं कि ये दाने उसको कब से हैं? हेलो। कॉल ड्रॉप। 3 माह हो गए हैं। 3 मंथ्स से है और आपने 8 इयर्स बताया है। इसके अलावा कोई उसको, इसके अलावा बॉडी पे कहीं दाने हैं? नहीं, वो कहीं भी नहीं है, बस सर में ही है, उसके सर में ही है ज़्यादा। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो बालों की जड़ है उसकी हेयर रूट का इन्फेक्शन, इसमें देयर में भी अदर कॉजेज़, लेकिन जो मेन कॉज अगर आपके बातों से लग रही है वो ये है कि जो हेयर रूट का इन्फेक्शन होता है दैट इज़ फॉलिकुलाइटिस। बहुत सारे लोग, बच्चों के अंदर या लोगों के बड़ों में भी फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, जिससे सर में दाने निकलते हैं। उसके लिए बहुत बेसिक सा ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट है। उसमें आप एंटीबायोटिक्स हैं, जो सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट या मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाके आपको एक दफ़ा दवाई ले लेनी चाहिए, जो कि एक एंटीबायोटिक हो सकती है। और इसके अलावा कुछ टॉपिकल जो अप्लाई करने की
क्रीम्स हैं वो भी आपको बताई जा सकती हैं, तो वो तो देख कर ही आपने हम इलाज आपको करवाया इनका, कहीं लेके गई हैं आप? हाँ जी हमने करवाया सर्जर से और स्किन वाले से भी करवाया, जो सर के दानों में डॉक्टर है ना उनको भी दिखाया है। तो उन्होंने क्या कहा है? दवाइयाँ बस सिर्फ दिए हैं, कभी कभी ब्लड प्यूरिफिकेशन की भी शैम्पू जरूरत भी होती है। कर दिया था। शैम्पू भी दिया था। ओके, तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि ये लोग अपने जो पिलोज हैं उनको ठीक से साफ नहीं करते हैं, ओह। धोते नहीं है, वही पिलोज जो साल एक सर के नीचे आ गया वही इस्तेमाल करते रहते हैं। पिलो के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके कवर तो चेंज करते हैं, इनर नहीं चेंज करते। उसको आप धूप में रखें, उसको खोलें, उसमें जो रुई डली हुई है उसको हवा दे, दोबारा से उसे पफ करके फिर से अपना इस्तेमाल में लेकर आएँ। बाज़ औक़ात वो इन्फेक्शन जो जरासीम या जो भी चीज़ें पिलोस पे लगे होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, हम इलाज करते रहते हैं। हमेशा तो ना- इसलिए बहुत ज़रूरी है हाइजीन का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बालों के सिलसिले में नहीं कह रहा, बात आप खुद समझ लीजिएगा कि तकिया हमेशा तब्दील करते रहें, जी। क्योंकि अक्सर तकिए जिन पे आप तकिया करते हैं वो धोखा फिर आपकी तबाही का बाइस भी होता है। और एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आवाज कम कर। बंद कर दें आवाज। हमारी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हेलो। जी हेलो हेलो। मेरा नाम फराह हैदर है। मेरा नाम साहिल लोधी है। जी मेरी बच्ची का प्रॉब्लम है बालों का। मैं ठीक है फरा, लेकिन मसला हो जाएगा, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने अपना टेलीविज़न बंद नहीं किया। फरा आवाज कम कर। नहीं, बंद कर। दरअसल 13 साल बच्ची की उम्र है, उसके बाल बहुत ज्यादा हार्ड है। काफी दफा यानी कि इलाज कर दवाइयाँ वगैरह शैम्पू भी बदल के देखे हैं, उसके सर से जुएं और लिखे नहीं जा रही, लेकिन उसकी वजह से उसके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं और उतरते हैं। रफ हैं और उतरते हैं। हाँ जी, कौन लेना चाहता है? डॉक्टर साहब आप लेना चाहती हैं? जी बेसिकली ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा जैसे ये बता रही हैं कि जुओं का प्रॉब्लम है तो उसमें तो मेडिकल थेरेपीज रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक्सटेंट पे चला जाए तो वो फिर तो आयरन डेफिशिएंट हो जाएगी बच्ची, और अदर देन दैट डिजीज़ प्रोवोकिंग एजेंट्स हैं ये Of सब। course. तो दिस इज़ अ पैरासिटिक इन्फेक्शन, शी नीड्स ट्रीटमेंट। Okay. और अदर देन दैट वो कह रही हैं कि बाल थिक हो गए हैं, तो वो उनकी कुछ कह रहे हैं रफ हो गए, बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जब हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो रफ होगी, रफ क्योंकि होंगे। जो वो हिस्ट्री दे रही हैं दैट हैज़ समथिंग टू डू विद द हाइजीन ऑब्वियसली। एंड व्हाट अबाउट फूड इनटेक? फूड इनटेक इज इंपॉर्टेंट एज वेल। फूड इनटेक में तो ऑब्वियसली मिनरल्स, विटामिन्स, बच्चों की डाइट तो एट एनी स्टेज इज वेरी स्पेशली इंपॉर्टेंट। ऑयल्स आप अगर लगाते हैं तो खाने में भी आपको ऑयल्स जो है ना, इट्स मतलब मुझे लगता है ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन, इट्स लाइक अ मशीनरी, एवरी ऑर्गन इज वर्किंग, हार्ट इज पंपिंग, किडनी इज लाइक अ फिल्ट्रेशन प्लांट। आपका जो मतलब हर चीज़ का एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन की जो जैसे हम गाड़ी होती है ना उसका ऑयल चेंज करवाते हैं ना, उस तरह अपनी बॉडी को भी जो मतलब नॉरिश एसेंशियल आप ऑयल्स के बिल्कुल साथ ठीक कह रही करना हैं, बहुत बिल्कुल ठीक कह जरूरी रही है। हैं। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको सबसे पहले तो उसका इलाज कराना, क्योंकि देयर तो डॉक्टर को जाके दिखवाना चाहिए। बिल्कुल मेडिकेशन ले, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन मेडिकेशन से चला जाएगा और ऑल टुगेदर खत्म हो जाती है जुएं। हमारा मिथ है कि शायद नहीं खत्म होती, मेडिसिन इज देयर, एंड अगर बहुत एक सर्टेन लेवल से आगे चली जाए चीज़ें तो फिर रिक्वायर्ड मेडिकल थेरेपी। इनके बालों की जो मुझे लग रहा है जो थिकनेस और ये रफ बता रही है, इन्होंने ज़रूर जुएं निकालने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें लगाई होंगी। ये लोग कह देते क्यूपेक्स एक मतलब वो भी डाल देते हैं बच्चों के सर में, जो बहुत नुकसानदेह होता है। तो इनको चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूर मेडिसिन दें बच्चे को। अच्छा, वो मेडिसिन ऐसी होती है, हम बाज़ बच्चों को प्रेफर करते हैं जो हमारे घरों में काम करती हैं, उनके बच्चों को हम कहते हैं कि डॉक्टर से ले लो, वो 5-6 साल तक फिर जुएं होने नहीं देती दोबारा, तो वो ले लेनी चाहिए। और ये लोग क्या करते हैं, बच्चे का गंज कर दी, ये इलाज नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है जो जुएं दोबारा आ जाती है। एक और बात तो मैं इसलिए आपसे ज़रूर ख्याल कर लें। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये स्टोरी मेरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे जेनेटिकली प्रॉब्लम है हेयर का ना, बालों में मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन थे। ले रहा हूँ कॉल, इसके बाद लेते हैं। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन थे। आप यकीन मानिए मैंने 20 साल मेहनत की है, हर किस्म की फिनास्ट्राइड ली है, प्रोपेशिया से लेकर प्रोस्कार तक दोनों दवाएं खाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस लगाए हैं, 2% मिनॉक्सिडिल से लेकर 5% मिनॉक्सिडिल तक लगाई है,
लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर आप खुद अपने बालों की हिफाजत नहीं करेंगे तो दुनिया के अंदर कोई भी आपके बालों की हिफाजत नहीं कर सकता। और जब आपके बाल थिनिंग होने लगें, गिरने लगें, तो आपने उसे बचाना है। बहुत ज़्यादा थिनिंग अगर हो जाए और उसके बाद आप उसकी रिस्टोरेशन की तरफ जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगता है और अक्सर आपको नाकामी भी होती है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं सनम बात कर रही हूँ सियालकोट से। सनम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बताएंगी क्या क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? जी, मैंने पूछना था कि मेरी एज है 32 ईयर्स। ओके। और मेरे बाल भी, आपके बाल गिर रहे हैं? आपके बाल गिर रहे हैं? हाँ जी, बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और ये कि बहुत ज्यादा बाल मेरे सफेद हो चुके हैं और बहुत रैपिडली ही वाइट हो रहे हैं। अच्छा, तो आपने किसी को दिखाया है इस सिलसिले में, कोई बात की है किसी से? हाँ जी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बस वो सप्लीमेंट्स बताए थे। उन्होंने कहा था कि ये आप खाएं तो मे बी आपके ग्रो कर दें। इवन मेरे जो न्यू बॉर्न हेयर्स हैं वो तो निकलते नहीं है, बहुत कम निकलते हैं, और अगर निकले तो वो भी वाइट नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो क्वेश्चन मेरे ये, आपने वो सप्लीमेंट्स खाए हैं जी। और उसके बाद भी कोई फायदा नहीं है? नहीं, कोई फायदा नहीं है उससे। डॉक्टर साहब, टेक दिस एंड देन फिर उसके बाद आप लोग बताइए। जी, इनकी एज आपने 32 32 साल। सो एट द एज ऑफ 32 प्री मेच्योर ग्रे हेयर। सो दिस इज द बेसिक, इसकी जो रूट कॉज होती है, कुछ तो जेनेटिक्स में आता है, लेकिन अदर देन दैट आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ बहुत सर्टेन बेस लेवल पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। Okay. जैसे इन्होंने बताया कि इनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने इनको सर्टेन जो है वो वाइटामिन या सर्टेन मेडिकेशंस दी थी। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 दिन खा लें, 5 दिन खा लें तो ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी इतनी हद तक है कि वो इतनी अर्ली एज के ऊपर मैनिफेस्ट कर रही है, दैट मीन्स कि आपको बहुत लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट चाहिए। तो शी नीड ट्रीटमेंट। ये जो भी सप्लीमेंट्स ले रही हैं, या अगर कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, जो वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लीमेंट्स बहुत सारे मार्केट में हैं, तो उसको एक लंबे अरसे तक लें, 5-6 मंथ्स मिनिमम टाइम पीरियड, और उसके बाद भी उसको मेंटेनेंस डोज पे, सबसे पहले तो डेफिशिएंसी को ख़त्म करें रूट लेवल पे, फिर उसके बाद अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो फिर आपको उसको मेंटेनेंस डोज के ऊपर रखना पड़ता है और रखना चाहिए। एंड आफ्टर 30s, इन द 30s अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो सब हर एक को चाहिए। अच्छा, बता सकती हैं अपनी ग़िज़ा में क्या तब्दीली करेंगे? मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले किसी भी बीमारी के रूट कॉज या ट्रीटमेंट से पहले उसकी डेफिशिएंसीज देखी जाती हैं क्या है। अब ये कि जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लू फीवर्स रहते हैं ना, नज़ला ज़ुकाम रहता है, उनके बाल भी सफ़ेद होते हैं। फिर जिंक डेफिशिएंसी से, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से आपके बाल सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ मैंने देखा है कि मतलब डिफरेंट जो, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी है तो मैं हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है, नॉर्मल जनरल पब्लिक से भी। तो जो सफ़ेद बालों का रूट कॉज है वो आपका स्ट्रेस फैक्टर भी है। देखिए, एजिंग प्रोसेस तो सबके साथ है और अप्स एंड डाउन्स इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, बट डजंट मीन कि आप उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लें अपनी ज़ात पे। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसमें रेड, येलो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है, ड्रिंक्स आप ऐड करें। मतलब आई नेवर रिकमेंड सप्लीमेंट इन माई लाइफ, क्योंकि मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन आई ऑलवेज रिकमेंडेड कि ये सीड्स ले लें, अच्छा इस तरह खा लें। कभी कभी लोग कहते हैं कितने कितने सप्लीमेंट्स लेके आ जाते हैं कि ये खा रहे हैं, अच्छा इससे एलर्जीज हो रही हैं या फिर इससे स्टमक इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, तो विटामिन ई मुझे वेरी क्विकली एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम करेंगे। और कुछ ऐसा कोई हैक बताइएगा जो घरेलू तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बालों की जो नशो-नुमा है वो बेहतर हो सके। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा कि आप बाल किस तरह से घने हो सकते हैं। बिकॉज व्हेन वी कम बैक वी गोना टॉक अबाउट कि जो वॉल्यूम नहीं होता बालों के अंदर, उनके मसाइल क्या होते हैं और किस तरह से बालों में वॉल्यूम पैदा किया जा सकता है। एंड आई एम गोना वॉक ओवर टू एरम। क्या कर रही हैं आप, कौन सा हैक बता रही हैं आप? मैं आपको जैसे अभी हम पहले बात जहाँ पे हमने ख़त्म की थी कि बाल, अच्छे बाल, खूबसूरत हो, घने बाल कैसे होने चाहिए। अब बंगाल के मशहूर होते थे, उसकी वजह थी वो लोग नारियल खाते थे, नारियल लगाते थे, नारियल का ऑयल यूज़ करते थे। अब वैसे बंगाल का जादू भी मशहूर है। एग्जैक्टली, देखिए वो जो मतलब काले घेसुओं के साथ किया जाता था। कौन से घेसुओं के साथ? काले घेसु, जैसे 16 संघार होते हैं ना, इसी तरह काले घेसु होते हैं ना, लंबे बाल काले। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं जी, शादीशुदा लोगों से ये मजाक नहीं करना चाहिए। मतलब सीरियसली काले या जिनके बाल मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सारे काले घेसुओं से खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं हैप्पी हूँ काले घेसुओं से। अपनी बिल्कुल कोई अपनी हिफाजत आप खुद करें, कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ देखिए भी मत इस तरफ। जी बताइए। जी बिल्कुल। अब हम बताएंगे कि ये एलोवेरा जो है यहाँ हमें आसानी से मिल जाता है और घरों में हम इंडोर प्लांट्स से लेके अपने बाहर गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो एलोवेरा जेल, मैं ये बताना चाह रही थी कि ये इस तरह से जेल होती है
आप लोग जब कहते हैं जी एलोवेरा का किस तरह से हम करें, उसमें तो कांटे हैं, जी नहीं, आप उसको बीच में से काटें, उसकी ये जेल ले लें। अब ये जेल जो है इसको हमने जब हमने बाल धो लेने हैं तो जब हम कंडीशनर यूज़ करते हैं उसकी जगह इस जेल को अपने हाथ पे आपने मसलना है अच्छी तरह से और बालों के ऊपर ऐसे लगा लेना है। ये जड़ों में नहीं लगाना, जड़ों में नहीं लगाना, क्योंकि अच्छा बाज़ औक़ात होता है कुछ लोगों को इसकी एलर्जी होती है। अच्छा ये एलोवेरा भी 2-3 तरह का है, एक जिसकी लंबी लंबी स्ट्रिंग्स होती है, एक छोटे साइज़ का होता है। आपने छोटा नहीं लेना, वो जंगली टाइप होता है, उसकी एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए आप बड़े साइज़ का लें, वो अमूमन ठीक होता है। इस तरह से आप जेल, ये इतना आसान है, आप अपने वॉशरूम में भी इसका पौधा रख लें तो आपके कोई मसला नहीं होगा, वहीं से आप थोड़ा सा तोड़े अपने बालों पे लगाएं और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें अच्छा, कोई उससे होता है कि आपके बालों का टेक्सचर बेहतर हो जाता है? एक हफ्ते जब तक आपने नेक्स्ट वॉश नहीं किया आपके बालों को न्यूट्रिट कर रहा होगा। क्या बात है। उनको आप ग़िज़ा दे रहा होगा, उनके साथ उसकी बाइंडिंग हो रही होगी, कोई आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अब जब हम बात करते हैं बहुत सारी रेमेडीज़ की तो लोग नहीं कर पाते, कहते कल करेंगे परसों करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि एक बना के आप रख लें, आपने इतने सारा एलोवेरा जेल ले लें या इस तरह से कटे हुए एलोवेराज ले लें स्लाइस में, और एक पैन में ऑयल डालें, कोकोनट ऑयल डालें, साथ थोड़ा सा धनिए का तेल डालना है। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाता है, पंसार की दुकान से। वहीं से आपने उसको एलोवेरा को उसमें फ्राई करना है और उसको स्ट्रेन करके रख लें। ये आपका एक ऑयल भी तैयार होगा। इससे क्या होगा? इससे बाल घने होते हैं, नहाने से पहले आप लगा लें, बाल धोने से पहले आप एक दफ़ा ज़रूर लगाएं। तीसरी चीज़ है गाजर। ये गाजर जो है ये इसमें बायोटीन भी होती है, ये बहुत अच्छी है, विटामिन ए, आयरन भी। ये देखें सर्दियों में हम इसका जूस भी पीते हैं। और ये देखें मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमारे सर्दियों में बाल उतरते हैं तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें विटामिन सी, गाजर, पालक ये चीज़ें दी हैं ताकि हम अपनी सेहत का ख्याल कर सकें। तो उसके मुताबिक ही हम खाना खाएं, ना कि फ्रीज़र के रखे हुए पुरानी गर्मियों की सब्जियों को हम इस्तेमाल करें। नई जो इस मौसम की सब्जियां हैं, साग है, अब आ जाएगा, पालक है, और इस तरह से ये सब्जियां हम खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने गाजर को कद्दूकश करना है और उसमें थोड़ा सा लीमू डाल के उसको अपने सर पे थोड़ी देर के लिए लगा ले बालों में। इससे क्या होगा? इससे जिस तरह ये लोग, मैंने आपको पहले बताया था, जो लोग हेलमेट लेते हैं या टोपी लेते हैं सर पे और उससे उनके बाल, टोपी लेने से भी बाल गिरते हैं। बाज़ औक़ात होता है लोग जब अपनी कैप उतारते हैं, जो सर्दियों में, सख्त सर्दी में, और वो ये भी है, लेकिन उसके साथ तो बहुत सारे बाल उनके साथ उतर आते हैं। तो वो होता है ये कि ये लगाएं, गाजर का कद्दूकश करके, आसान तरीका है। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। ओके। आप और ये लगाने से आपके बाल बेहतर हो जाए, घने हो जाते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे, मेडिसिन अपनी जगह है, विटामिन आप ज़रूर लें, लेकिन आप जो ग़िज़ा, जो खाने के साथ जो हम सालन, रोटी और ये जो वेजिटेबल्स हम बना के खाएंगे, या हम चिकन और गोश्त, जैसे बीफ जो है हम लोगों ने छोड़ दिया हुआ है, बीफ खाने से भी एक आपको एनर्जी मिलती है। पता नहीं चलता ना किस किस्म का है। हाँ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाहौर आ गए, अब आप नहीं कहीं भी, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो, कुछ नहीं पता होता। अगर जानवर पहचाना ना जाए तो मत खाएं, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या भाई बहन उसका खा रहे हैं। वो तो है, लेकिन ये हेल्प करती है, ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ गोश्त खाना बहुत बड़ा रिस्क है। आपको नहीं पता होता उसकी उम्र क्या है। मतलब उस गोश्त की उम्र 3 साल भी हो सकती है, और ये भी नहीं पता, एक्टिविटी भी बड़ी ज़्यादा उम्र है भी के जी जी बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हिना फजल बात कर रही हूँ। हिना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ, आप चैनल पे आए, आपने तमाम माहिरीन को बुलाया है। आप सबसे बड़े माहिर तो आप हैं। आप बताइए, 10 साल एज कम लग रही है आपकी, तो 10 साल आपकी स्किन की, बालों की, आपसे पूछना है कि इसका राज क्या है? इसका राज है 13 मील भागना हर रोज सुबह। मैं सच 13 से 15 मील हर रोज सुबह। और इसका राज ये है कि आप दुनिया में हर चीज खाइए, डाइट पे कभी मत जाइए। और मैं कम से कम 2 घंटे सोता हूं, आप लोग 6, 7, 8 घंटे सोइए, लेकिन एक्सरसाइज को अपने हिस्से का, अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ आइस
every single morning I am up by 6 o'clock. Every single morning, even Sundays. आपके लुक माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। बेहतरीन परफ्यूम, बेहतरीन हर चीज। अब आप कोई खास लेके आ रहे हैं हमारे लिए कोई ऐसा? मैं कि जरूर हमने जरूर discount मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। है ना, कोई बालों के हवाले से सवाल है आपका? जी, बालों के हवाले से ये सवाल है कि मेरे बालों में जो तेजी से गिर रहे हैं, खून की कमी तो है, मगर ये है कि उसमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई है। ओके, और आपकी उम्र क्या है? सॉरी मैंने पूछा, लेकिन प्लीज बता दीजिए। ये बताने वाली नहीं है, बस 40 से ऊपर ही समझ लें। तनख्वाह कभी ना पूछो। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेकिन आसपास बता दीजिए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? लो, वो तो इस दुनिया में नहीं है अब। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, सो सॉरी। अच्छा, और बच्चे? बच्चे भी नहीं है। अच्छा, आई एम रियली रियली सॉरी। है ना, आपके बाल गिर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कह रही है खून की कमी है, तो खून की कमी को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? चुकंदर, पालक, पुदीना। आपको आयरन डेफिशिएंसी अगर ओवरकम करना हो जल्दी से जल्दी, तो आप इसका जूस यूज़ कर सकते हैं। स्पिनच जो होती है उसमें विटामिन के होता है। एप्पल्स आपको पता है रिच सोर्स ऑफ आयरन, फौलादी ताकत होती है, फॉलिक एसिड होता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन और सप्लीमेंट्स, इट्स वेरी नाइस कि आप लोग खुराक से इसको सॉर्ट आउट करें। अच्छा, आयरन की ब्लड में एब्जॉर्प्शन और कंजप्शन और उसकी जो स्टोरेज है वो होती है विटामिन सी के साथ। अगर अब चकोतरा, माल्टा, मौसमी विटामिन सी से एनरिच्ड हैं, अब मौसम सरमा की आमद है, तो इसके साथ ही साथ अगर आप मॉर्निंग में एक सेब खा रहे हैं तो दोपहर में या शाम में एक मौसमी, माल्टा या फिर चकोतरा यानी ग्रेप फ्रूट ले लिया जाए। अगर आप ये जूस बना रहे हैं जो मैंने बताया, चुकंदर, पालक, पुदीना, थोड़ा सा मतलब इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं और साथ में लेमन ड्रॉप्स ऐड करें। आयरन के साथ जब आप विटामिन सी, आपको पता है लेमन में भी, नींबू में भी आयरन, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो वो जो एक महलूल तैयार होता है वो आपका ब्लड भी क्लींस करता है। जैसे एक पहले कॉल आई थी ना कि सर में दाने हैं, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स फॉर द डेली लाइफ। एक और टेलीफोन कॉल है बाय द वे। अगर आप कुछ ना कर सकें तो सिर्फ बीट रूट यानी चुकंदर का जूस भी अगर आप पी लेंगी तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहनाज नूर। शहनाज, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। जी शहनाज, कोई सवाल आपका? जी, मेरा सवाल ये, सर मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर गए। मेरे बालों की लेंथ तकरीबन 1 गज की थी और मेरे बहुत कम हो गए, बाल झड़ने नजर आते हैं, बहुत कम बाल रह गए, बहुत अच्छा, छोटे भी हो गए। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। मुझे बताइए कब से बाल कम हो रहे हैं आपके? सर मेरे बेबीज हुए ना, जब से मेरे ऑपरेट हुए मेरे 6। अच्छा, और दूसरा सवाल, आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया? अच्छा, आई थिंक उनकी ड्रॉप हो गई कॉल। जी डॉक्टर साहबा। So basically, she was in 40s. That's Yes. what she said. तो at this age, और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी इंड्यूस भी हैं आफ्टर सम सर्जरीज या प्रॉबली आफ्टर जो उनकी चाइल्ड बेयरिंग या प्रेगनेंसीज के बाद उनका हेयर फॉल है, तो दैट्स वेरी नेचुरल, लेकिन देन अगेन दैट इज़ रिवर्सिबल विद सर्टन ट्रीटमेंट्स एंड केयर। जैसे कि आपने बताया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ये होता है कि ड्यूरिंग दिस कंडीशन एक तो हार्मोन, एबनॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन ब्लड के अंदर बहुत राइज अप कर जाता है। वो तो ग्रेजुअली जब नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो 3-4 महीने के बाद आफ्टर सर्जरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, वो हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं ड्यू टू सर्जरी। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सर्जरी, दैट इज़ बिकॉज द हार्मोन्स आर कमिंग टू देयर बेस लेवल्स, तो उसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो ये कि कुछ चीज़ें खुद ब खुद रिवर्स होना शुरू हो जाती है विद टाइम, लेकिन उसके साथ आपने सुपर एडेड कुछ ट्रीटमेंट्स करने, जैसे फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट इज़ अगेन दैट द सेम सिनेरियो इम्प्लाइज टू हर कि डाइट अच्छी रखें, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आना है। यस, लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, एक छोटा सा कॉल है और जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम फरहाना है, मैं कराची से ही बात कर रही हूँ। फरहाना, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने बालों के मुतालिक बात कर रही थी कि मेरी 2018 से ना मेरे बालों में गंजपन हुआ था। ओके। तो मैंने इलाज तो बहुत करवाया, बाल वापस आ जाते हैं, फिर हो जाता है, फिर आ जाते हैं, फिर वापस हो जाता है। यही चल रहा है सिलसिला मेरे साथ ना। Okay. अभी मैंने इलाज करवाया, रमजान से पहले मेरे बाल बिल्कुल आ गए, सही हो गए बाल ना। तो फिर अब दोबारा से वो हल्का सा हो गया, तो डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा ये होता है, होगा बार बार। अच्छा ये बताइए, मल्टीविटामिन इलाज आपने करवाया क्या है?
मैंने उन्होंने एक दफा तो उन्होंने डॉक्टर के पास में गई, उन्होंने मेरा वो हिजामा किया, ओके अपना ट्रीटमेंट किया उन्होंने। हाँ एक दफा मैंने यहाँ डॉक्टर स्किन के डॉक्टर ने उनको दिखाया तो उन्होंने ना कुछ दिए मेडिसिन मंगा दी लगाने के लिए, उन्होंने सीरम दिए लगाने के लिए। साहब अभी बता रहे थे कि मैंने सीरम लगाया बहुत, मैंने भी लगाया बहुत, और मैं जब भी नहाती हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ लगा के बालों में फेस वॉश करती हूँ, मानना बहुत ख्याल करने के बावजूद फिर हो जाता है बार बार मुझे। अच्छा समझ में नहीं आता कि क्यों होता है ये बात। अच्छा एक सेकंड, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगी, डॉक्टर साहब जरा बात अच्छा आप ये बताइए कि आपको किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर बाल, जैसे जिसे बालचर कहते हैं, वो प्रॉब्लम है? जी 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 वो ठीक है, है। ठीक है, मगर ये कि इलाज करवाने से आ जाते हैं मेरे बाल बिल्कुल ना, ऐसे ही है, वापस बिल्कुल दोबारा ठीक आ कह जाते रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें ये होता है कि बेसिकली दिस इज़ एलोपेशिया। इसमें आपके अपने जो बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं ना, जो आपका कुव्वत मुदाफ़त या मुदाफ़ती निज़ाम है, वो आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू होता है। यानी कि आपके सेल्स आपके बालों को खुद डैमेज करना शुरू हो गए हैं, जो आपके बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं। तो इसमें आपको अपने डिफेंस सेल्स को थोड़ा सा लोअर लेवल पर लेके जाना पड़ता है। इसमें कुछ बहुत जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ लोकलाइज ट्रीटमेंट चाहिए होता है। उसमें सर्टेन इंजेक्शंस होते हैं जो 2 से 3 सेशन के बाद बहुत सारे केसेस में 90% केसेस में 100% रिवर्सल आ जाता है। तो लेकिन इसका की है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितना जल्द से जल्द इसको ट्रीट करा लिया जाए उतना इसके अंदर रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगा, बहुत देर तक रहेगा ये एलोपेशिया, तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा चांसेस है कि उसका रिवर्सल मुश्किल होता जाता है। और आप जैसे बता रही हैं कि ठीक तो हो जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। आपने इसको ट्रीटमेंट को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है। उसमें टॉपिकल एजेंट होते हैं, कुछ स्टीरॉयड क्रीम्स भी होती हैं जो सिर्फ उस एरिया का जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा सा सुप्रेस करती हैं। तो वो आप लॉन्गर रन में यूज़ करें। कुछ टॉपिकल आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लेकिन वो 2 से 3 सेशन, कुछ सर्टेन इंजेक्शन होते हैं बहुत छोटे से, वो उसी एरिया के ऊपर लगते हैं। और उसके बाद लॉन्गर टर्म में आपने एक क्रीम वो यूज़ करनी होती है और उससे इंशाल्लाह ये 100% रिवर्सल हो जाता है। ऑलराइट जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूर देखना है शो, बिकॉज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो शायद मेरे अलावा भी और बहुत सारे लोगों को करनी चाहिए, मेरे अलावा भी दुनिया को करनी चाहिए। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आज आपको ये शो ज़रूर देखना है, और अब ये तो शो आपको बिल्कुल, अब आप स्क्रीन से मत जाइएगा। कल रात को मैं टीवी के सामने था और इसके बाद मुझे नहीं पता कि कब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी सांस जो है वो रुक जाएगी और धड़कन ख़त्म हो जाएगी, या कभी महसूस हुआ कि शायद ज़िंदगी का भी हक़ मुझे नहीं है। उसका रीज़न क्या है बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे मुल्क जो इस वक्त ये बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक़ है। बिल्कुल ठीक है, इसराइल को दिफा का हक़ है, लेकिन जो फ़लस्तीन पर जुल्म है क्या उसका भी हक़ है? इसराइल को अपने दिफा का हक़ है, लेकिन जो बच्चों की अमवात हुई हैं, जो कत्लेआम किया गया है, जो शहीद किया गया है, क्या उसका भी हक़ है? इसराइल को अपने दिफा का हक़ है और हर ताकतवर उसके साथ खड़ा है, लेकिन कल एक बच्चा कफन वाली लाशों में अपने प्यारों को ढूंढ रहा था। बच्चों के नामों को उनके हाथों पे लिख दिया गया है कि खुदा न करे अगर मौत हो तो पहचाना जा सके। एक बच्चे ने अपने घर के 7 अफराद को खोया। इसका भी हक है इसराइल को? यू थिंक इसका हक है? ये फुटेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने देख। तो अगर इसराइल को इन तमाम चीजों का हक है तो फिर हमारा क्या हक है? मतलब बहुत सिंपल सी बात है। मैं हर उस चीज को कंडेम करूंगा जो गलत है। आई डू अंडरस्टैंड कि अगर अमवात होती हैं तो वो दोनों तरफ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जंगबंदी होनी चाहिए कहीं। और आप तकलीफ में आ जाते हैं, आप दुख में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, और आपसे ये कहा जाता है कि नहीं आपने बयानिया वही देना जो हम। मैं CNN की बात करता हूं। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू से द नेम और द कोट द नेम, बट मैं उसकी बात करता हूं। आप तो रिपोर्टर्स हैं, आप तो जाल हैं रिपोर्टर्स का, आपकी तरफ तो हम देखते हैं, तो ये बायसनेस कहां से आ गई है? बट देन आई अंडरस्टैंड द माइट इज ऑलवेज राइट। हमें इस वक्त गजा में जो आलम है
5800 से ज़्यादा लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और माएँ शामिल हैं। ये हॉरेंडस 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। कल क्या होगा कुछ नहीं पता। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है, मुस्लिम दुनिया का इजलास हो रहा है, लेकिन इजलासों पे बात नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए। सारिम बनी हमारे साथ हैं कराची से। सारिम भाई दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, एंड ऑनेस्टली सारिम ने जितना काम किया है शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने काम किया है। लेकिन इस हवाले से एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ लोग डोनेशंस मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम गज़ा के अंदर इमदाद लेके जा रहे हैं। मैं सारिम भाई से पूछना चाहता हूँ क्या सच क्या झूठ है। लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। सारिम भाई, सबसे पहले तो गज़ा की बात कीजिए। ये बताएं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम उनकी इमदाद यहाँ करेंगे तो वह गज़ा तक पहुँच जाएगी। क्या कोई ऐसी NGOs हैं जो वाकई गज़ा तक ये चीज़ें लेके जा रही हैं? साहिर भाई, मैं खुद देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और अफसोस भी कर रहा हूँ कि हम जिनकी हमदर्दी की बात कर रहे हैं उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई रास्ता है तो पहुँच क्यों नहीं रही इमदाद, और अगर पहुँच रही है तो फिर मज़ीद इमदाद की उसमें क्या ज़रूरत है इस वक्त। इशू ये है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को एक खेल तमाशा बनाया जाता है जो बहुत ही गलत अमल है। और इसराइल में यानी इस वक्त जो है गज़ा में कोई एक शख्स समझ लें जो सिर्फ कपड़ों के अंदर हो, वो नहीं इंटर हो सकता है बाहर से। तो आप कैसे ये पॉसिबल हो सकता है ये बताएं कि कोई शख्स सामान लेके, ट्रक लेके, जहाज लेके वहां पहुंच रहा होगा। तो ये तो एक मजाक है मेरा ख्याल है कि इसीलिए हमारा दुनिया में तमाशा बनता है। इसीलिए मुस्लिम कंट्रीज पे कहीं भी हमला हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता कि शायद ये भी कोई खेल होगा, ये भी कोई तमाशा होगा। तो हम लोगों को सीरियस होकर के इस पे काम करने की ज़रूरत है। और जिस वक्त जंग जारी होती है उस वक्त कोई इमदाद कहीं भी नहीं जाती। उसूल ही नहीं है, तरीक़ेकार ही नहीं है इसका इमदाद का कि जिस वक्त जंग हो रही है उस वक्त आप इमदाद लें। जंग रुकने के बाद फिर उसको फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस वक्त तो वहाँ ये मामला चल रहे हैं, उसको उस निगाह से भी नहीं देखा जा सकता। फिर अब यानी मैं आपसे उनकी बात करता हूँ जो पाकिस्तान को छोड़े, जो दुनिया के बड़े बड़े इदारे हैं वो नहीं पहुँच पाए, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये पाकिस्तान जिसको कोई मकसद मैं क्या मिसाल दूँ कि उस निगाही से नहीं देखता कि कहीं अहमियत दे, तो उसके किसी इदारे को क्या अहमियत मिलेगी इस तरीके से कि उसको वो रास्ता मिल गया, अदरवाइज पूरी दुनिया में किसी को जो है ना कोई रास्ता नहीं मिला। तो ये सब एक खेल तमाशे हैं, चलते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। करतब हम देखते रहते हैं। यहाँ हमने जिन उतरते भी बहुत देखे पाकिस्तान के अंदर, सोशल मीडिया खोलें तो इतने जिन उतर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करतब दिखाने वाले लोग होते हैं। कोई कुछ अब मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता कि किसी को निशाना बनाया जाए उसके अंदर, लेकिन ऐसे ही करतब दिखाने वाले आजकल जोकर जो है ना वो समाजी रहनुमा बन के भी सामने आए हुए। जब से ये हमारा सोशल वेलफेयर ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, ये खुला तमाशा बन गया, जिसका जहां जैसे जी चाहता है बैठ के वो खेल खेलता है और बेवकूफ़ अवाम सब की सब उसके पीछे उस खेल के अंदर चल देती है। तो हमें अब अक्ल और शऊर के साथ काम करने की ज़रूरत है। और बच्चा, बड़ा, बूढ़ा या कोई भी सिविलियन इसराइल में मरेगा, हम ऐसे आप ऐसे लोगों को उसका भी दुख होगा। गजा में मरेगा तो भी दुख होगा, क्योंकि हम इंसानियत की कदर करने वाले लोग हैं। हमें जिस रब ने इस दुनिया में भेजा है उसने कहा जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने कई मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू कुछ नहीं कहा। उसने कहा जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान की जान ली उसने तमाम इंसानियत की जान ली। तो इसमें यह है कि फिर जंग जो है, जंग के भी उसूल होते हैं ना। बच्चों पे हमला नहीं करना, बुजुर्गों पे नहीं करना, ऐसी जगहों को नहीं तबाह करना जहां से लोगों को फैसिलिटेट किया जाता हो, अस्पताल हो या कोई राशन की ऐसी जगहें हो, उसके भी उसूल होते हैं। उन उसूलों को पार किया हुआ जिस पे दुख हो रहा है। अगर गजा की फौज इसराइल से जाके लड़ती है, इसराइल की फौज गजा से लड़ती है, तो आपस में वो हुकूमतों का, फौजों का झगड़ा होना चाहिए। उसमें अवाम को इस बेदर्दी से पीसना
मैं, आप यकीन जाने, मैं खुद वो जो क्लिप्स आते हैं ना, बाखुदा बता रहा हूँ, बहुत मजबूत हो चुका है ये सब कुछ देख करके दिल, लेकिन नहीं देख पाता, उसको आगे कर देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि वो क्लिप गजा वाला ही है बच्चा या कोई यहूदियों का बच्चा है, हमें ये भी नहीं पता होता। लेकिन हम जब उस बच्चे को या किसी बहन बेटी को वहां देखते हैं इस हाल में पड़ा हुआ, तड़पता हुआ, खून हुआ हुआ, तो हमारा दिल दुखता है, हमें तकलीफ होती है। और मुझे जो सबसे ज्यादा हैरत और तकलीफ है वो इंटरनेशनल जो हमारे ममालिक है, जो ताकतवर ममालिक है, उन पे है। ये वो ममालिक हैं जहां मैं जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर ऐसे ममालिक में गया तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ खून दिखाना भी जो है ना बड़ा जुर्म है, उस पर सू हो जाता है, या कोई ऐसी चीज करना जिससे वो हर्ट हो जाए तो सू हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये कौन लोग हैं, इनका अब दिल गजा का देख करके क्यों नहीं दुख रहा, ये अब क्यों नहीं तकलीफ में आ रहे, ये क्यों नहीं उठ रहा। देखिए, अवाम हर मुल्क की उठ रही है। मैं आपको बताऊं साहिर भाई, इस वक्त ये मसला मुसलमान और यहूदी का नहीं है, इस वक्त ये खालिसतन इंसानियत का मसला है। मैं कुछ ममालिक में देख रहा हूं और कुछ ममालिक में मैं आपको बता दूं, अगर ये नहीं रोका गया तो देखिएगा बहुत बड़ा फसाद पैदा हो जाएगा। और ये मुस्लिम नहीं होंगे, ये उन्हीं के लोग होंगे जो अपने आप को इंसान कहते और समझते होंगे, जिनके सीने में दिल होगा, जो तकलीफ महसूस करते हैं। ये वो लोग उठेंगे बहुत तेजी से, वो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, और फिर बड़ा एक फसाद होगा। ये अगर नहीं रोका गया, इस पे प्रॉपर काम नहीं किया गया, और मैं नहीं कहता कि आज, ये हमेशा के लिए मामलात को निपटाना चाहिए, जो है ना फ़लस्तीन और इसराइल के हमेशा के लिए निपटा देने चाहिए मामला, बहुत तरीके से, बहुत दयानतदारी से, ईमानदारी से। और नहीं यही हालात जो आज हैं यही कल और परसों रहे तो साहिर भाई यकीन जानिए लोग एटम बम की तबाही को भूल जाएंगे। ये मेरे अल्फाज रख लीजिएगा अपने पास, एटम बम की तबाही को भूल जाएंगे, जो फिर दुनिया के अंदर तबाही फैलेगी। इस वक्त लोगों में जुनून आ रहा है। अच्छा लोग सारिम भाई, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को छोड़ने पे तैयार हैं कि हम कुछ जाके कर दें। अच्छा सारिम भाई, मुझे ये बताइए कि हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, बात भी करते हैं, ज़ाहिर है मैं रेडियो शोज़ भी कर रहा हूँ, टीवी पे भी बात करते हैं, हम सब करते हैं, जहाँ जहाँ जिसका जो दिल चाहता है। मुझे बताइए, अभी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है और वो बात बिल्कुल सही है। अगर हम वेस्टर्न मीडिया को देखते हैं और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को देखते हैं, हम यूके की गवर्नमेंट को ले लें, यूएस की गवर्नमेंट को ले लें, तो वो इसराइल के बयानिए को बेचना शुरू करती है। लेकिन जब लोगों को देखा जाता है तो लोग दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, इसराइल की भी बात कर रहे हैं और फ़लस्तीन की भी बात कर रहे हैं। ज़्यादा बात फ़लस्तीन की कर रहे हैं बिकॉज, और ये मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जो यूएस, यूके, कनाडा या ऐसे ममालिक हैं जहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसराइल के साथ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो शिफ्ट आया है लोगों के अंदर, इसकी वजूहत क्या सोशल मीडिया है या मीडिया है, या वाकई लोग अब बेदार होना शुरू हुए, लोगों को एहसास होना शुरू हो गया? ये तो एक सवाल है। दूसरा क्वेश्चन ये है, हमारी हुकूमत या हमारी गवर्नमेंट या मुस्लिम दुनिया के ममालिक अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये आपकी तरफ दे रहा हूं मैं। देखें शाहिर भाई, सब कुछ कर सकते हैं, और जब दो लोग झगड़ते हैं तो जो बाकी लोग मजबूत बैठे होते हैं ना, उनका रोल अदा होता है। इस वक्त उन दो से ज्यादा मुजरिम, फलस्तीन और इसराइल से ज्यादा मुजरिम हम ममालिक हैं, वो चाहे यूरोप, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या इर्द गिर्द के दीगर ममालिक हो। हम मुजरिम हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त कि हम क्यों चुप बैठे हैं, हम अपने अपने रोल क्यों नहीं अदा कर रहे, हम अपनी अपनी हुकूमतें बचाने में क्यों लगे हुए हम। मगर हमारा तो आलम यह है कि देखे सर भाई, आज हम अपने सोशल मीडिया पे चीजें डालते हुए डर रहे हैं, ऐसा ना हमारा पेज बंद हो जाए और जज्बाती बातें सुने तो हम कुछ और कर रहे हैं। तो ये बड़ी दोगली पॉलिसी हम सब ने चली हुई है, इसमें एक दो लोगों की बात नहीं, और हम सब शामिल है इस दोगली पॉलिसी के अंदर। हमें इस पॉलिसी से निकलने की जरूरत है। और मैं आपका पहला सवाल जहन से मेरे निकल गया, आपने क्या पूछा था? मैंने ये कहा था कि शिफ्ट आ रहा है, गवर्नमेंट जो है इसराइल की बात करी है, अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, लेकिन लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की। लोग बात, तो लोगों में एक शिफ्ट आया है। उन मतलब ये वो ममालिक हैं जिनकी हुकूमतें इसराइल के साथ है, लेकिन लोग जो हैं वो फ़लस्तीन की ज़्यादा बात कर रहे हैं। जी, मैंने यही बात आपको पहले बोली थी ना साहिर भाई, कि ये एटम बम से ज्यादा बड़ी तबाही बन जाएगी ये, क्योंकि पब्लिक उठ जाएगी हर ममालिक की। मैं समझता हूं कि यूरोप, अमेरिका में जितना दिल है, जितनी इनको तकलीफ महसूस होती है इंसानियत की, वो शायद, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम लोगों में भी नहीं होती। तो वो जब पब्लिक उठेगी तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर पब्लिक ये भी तो देख रही है और समझ रही है कि एक माजूर शख्स से एक ताकतवर आदमी
कैसे मजलूम बन सकता है? यकीनन उस माजूर शख्स जिसके हाथ पांव टूटे हुए हैं उस पे वो ताकतवर ही हमलावर होगा ना। इसराइल कोई छोटा मोटा मुल्क है, कोई मकसद कमजोर मुल्क है? दुनिया पे वो जो कुछ रोल अदा कर रहा है वो हम सब वाकिफ हैं उससे। तो कैसे ये पॉसिबल है कि फ़लस्तीन के लोग इसराइल पे हमलावर हो जाए या जुल्म कर रहे हो इसराइल के ऊपर? पॉसिबल नहीं है, ये मानने वाली बात नहीं है। ये आज हमें नहीं, ये आज सारी दुनिया को बात समझ में आ रही है। तो इसी वजह से आज दुनिया उठ रही है, पब्लिक उठ रही है, लोग निकल रहे हैं। उसमें मुसलमान नहीं है, उसमें इंसान है। मैं आपको एक वो प्रोग्राम भी याद होगा जिस पे हमारी बड़ी बहस हुई थी, जिस पे मैंने यही कहा था कि इंसान किया इंसान पैदा होता है, जानवर किया जानवर पैदा होता है। और जब इंसान किया इंसान पैदा होता है तो उसके बाद उसके माथे पे वो मजहब का टीका उसके लगाया जाता है। तो पहला इंसान होना चाहिए, मजहब उसके बाद की कहानी है। तो हमें इंसानियत को तरजीह देनी है। आज दुनिया से अगर आवाज उठ रही है वो सिर्फ इसी उस पे। सारिम भाई, अगर इमदाद खुल जाती है और आप हमेशा की तरह से इसमें पेश होंगे, ये मुझे पता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे पास ज़रूर तशरीफ़ लाएं, बिकॉज वी वांट टू स्टैंड विद यू। हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं ऑनेस्टली। ज़रूर शायर भाई, ज़रूर। और इमदाद खुलेगी तो मुझे पता है कि इस वक्त हर घर से इमदाद आएगी उसके लिए। लेकिन जो धोखा हो रहा है ना, लोग बस उससे परहेज करें। मैं इतना कहूँगा, फ़लस्तीन को एक सुई नहीं भेज सकता इस वक्त। जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, बस इतना ही कहूँगा मैं। सारिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे फ़लस्तीन के हवाले से? बिल्कुल, जैसे कि भी हमने बहुत सारी इमेजेस देखे, वॉर हैज़ इज़ डैमेजेस, लेकिन उसमें बच्चों को इंक्लूड करना, इतने छोटे बच्चों को, उनको तो पता भी नहीं है कि क्या 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 बॉर्डर्स क्या है, मुल्क क्या है। मज़हब तो खैर सबको पता है, लेकिन इतने छोटे बच्चों पे इतना जुल्म, इस जुल्म को कहाँ तक जाएगा? इस जुल्म को कौन रोकेगा, कैसे रुकेगा? हम क्या कर सकते हैं? मतलब वी आर हेल्पलेस यहाँ बैठ के। जैसे कि उन्होंने कहा हम तो एक सुई भी नहीं भेज सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत साल पुरानी वॉर चल रही है, इसको अब इनको ख़त्म करना होगा किसी ना किसी तरह से। हमें अपना, जैसे फ़लस्तीन जो है एक रजिस्ट करता है तो उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए। इसराइल को अगर वो कहते हैं तो उनको भी चलें, ठीक है, वो हमेशा से निकाले गए हैं हर जगह से। अब वो ये उनको तकलीफ़ है कि कहीं हमें अब ना कहीं से निकाला जाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वॉर को अब यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। yes. मैं ये कहना चाहती हूँ कि खून के साथ हमेशा खून होता है, खून हमेशा पानी के साथ साफ होता है। तो पीस, दिस वर्ल्ड नीड्स पीस। तो अमन का गहवारा बनाना चाहिए और सुकून का गहवारा बनाना चाहिए और इसको टेबल टॉक के थ्रू सॉर्ट आउट करना चाहिए। And this is going out to Netanyahu. There's a movie called The Kingdom. Watch it. I know it's not going to reach you, but if it does, there's a movie called The Kingdom. Watch that. The gist of it is, there's a little kid, and when the father dies, the father whispers something in the kid's ear. That's your message. Because history is going to remember you. But trust me, you're writing it wrong. And this is exactly how history is going to remember you. So Benjamin Netanyahu, before it gets too late, you need to rewrite history. A history of peace. You still have time. You can do it. Anyway, आइए बात करते हैं, और हम बात करेंगे मारफा में अली से। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या बनाया आप? सॉरी, आज तो पूरी एनवायरनमेंट ऐसी होगी, लेकिन बहरहाल ये भी हिस्सा है। मुझे बताइए क्या है ये? ये बेसिकली क्लब सैंडविच है। एक हमने यार, इसका नाम क्लब सैंडविच क्यों है? क्या मतलब, ये मुझे कभी कभी एहसास होता है कि नाम कुछ बहुत स्ट्रेंज होते हैं। ये क्लब्स में ही खाया जाता है? नहीं, नॉर्मली क्लब्स में नहीं खाया जाता, ये एक टी टाइम की आइटम है, लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में सब। तो जब क्लब्स के अंदर जब आप सेशन होते थे, मिलते थे, 2-3 बजे की टी टाइम होता था, तो ये सैंडविच होता था? एग्जैक्टली होता था, क्योंकि क्लब्स के अंदर नॉर्मली बार्स के अंदर जाकर आप इतना हैवी कुजीन नहीं पूरा खाते। मैं गया नहीं ना बार्स, तू यहाँ पर बात कर लेना, छोड़ तू बार्स की बातें। नहीं वो अच्छा, फिर उसके लिए एक मैं बता रहा था कि मॉर्निंग जो डिलाइट है वो एपेटाइजिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमने तो आपने फ्राइज दिए और क्लब सैंडविच बनाया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।